प्राइवेट है, कोई कंपनी सरकारी है तो उसके ओनरशिप से पता चलता है। क्यों? उसका मालिक प्राइवेट है तो कंपनी प्राइवेट हो गई, कोई मालिक सरकारी है मतलब सरकार है तो सरकारी हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्राइज, किसकी ओनरशिप के बेस पर हम पता करते हैं कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ईच फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरियाज। ये जो दो लोग एक्स्ट्रा, ये क्या है? ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, इन पे काम नहीं था इसलिए यहां काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो रनिंग प्रॉपर स्कूल, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, रोड, सड़क, बिजली, पानी, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कि सरकार की जिम्मेदारी है और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में होती है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत खुश होने वाले हो यार तुम लोग। क्या ऐसा एक्सरसाइज के पीछे ऐसा टफ टेंशन ले रहे थे? आगे ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज अभी तक कर चुके हो ना, बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हो ना। कुणाल सर ने भी करा दिए, मैंने भी करवाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है खुश हो जाओ यार। टीचर साहब के पीछे हाथ धोके, मुंह धोके, सब पांव धोके और भैया सब कुछ धोके पड़े हुए हैं, क्योंकि रीजन ये है कि पीडब्ल्यू का बच्चों का मैटर है और जहां पीडब्ल्यू के बच्चे खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है टॉपर्स की। ऐसा एक महापुरुष ने कहा था जिसका नाम जोगिंदर है। ठीक है, अच्छी बात है। सो मेरा कहना यह है कि आज एक ऐसे चैप्टर की बात आप करेंगे, ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भाई इतना बेसिक है ना, इतना बेसिक है ना कि मैं अगर इस पे ये कह दूं कि लप्पू सा चैप्टर, तो ये कम नहीं होगा। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। ये चैप्टर कर लोगे, मुझे पता है क्वेश्चन में कोई टफ नहीं आने वाला है, बट मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। थोड़ी सी कहानी सुन लो, क्वेश्चन कर लेना, मेरी सिरदर्दी खत्म, आपकी सिरदर्दी भी खत्म। सिरदर्दी होगी बोर्ड वालों की जिन्होंने ये सोचा होगा कि किसी ने कितनी पढ़ाई करी, किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो बात ऐसी है कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये है जैसे आपका एग्रीकल्चर से हम कुछ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ये सब है। जब हम नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके कुछ निकालते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर इसलिए क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। अलाइड मतलब उससे रिलेटेड, मतलब जैसे डेयरी फार्मिंग, भैंस या जो है दूध जब देती है तो नेचुरल चीजों को खाती है, तो वो सब होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप आता है सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर वहां से जो दूध बनाया अब इससे दही बनेगी, पनीर बनेगी, तो सेकेंडरी सेक्टर बन जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे हम कुछ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद द यूज ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तीसरा सेक्टर आता है टर्शियरी सेक्टर, यानी कि जो दही दूध बना है आप तक जो पहुंचा है, जो मिडलमैन, जो दूधिया आपको दूध देने आता है, जिसके एटीएम की सर्विस है, जो बैंक आपको सर्विस दे रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, मोची आपके जूते सिल रहा है, पॉलिश कर रहा है, ये सब जो सेवाएं हैं जिनसे आपकी जिंदगी आसान बन गई है, इसे टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तो 3 सेक्टर हो गए। 3 सेक्टरों में ऐसा होता है भाई साहब, पहले लोग खेती करते थे और धंधे 2 सेक्टर नहीं थे। जब सेकेंडरी आया तो लोग शिफ्ट हुए, जब सेकेंडरी से टर्शियरी आया लोग शिफ्ट हुए, और आज की हालत यह है कि टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोइंग है। बट सच्चाई यह है कि ग्रोथ कर रहा है वो प्रोडक्शन के मामले में। लोगों के करोड़ों के पैकेज होंगे, किसानों के नहीं है, पर करोड़ों के पैकेज कितनों के हैं? गिनती के लोगों के। जबकि खेती में काम करने वालों की, लोगों की जो काउंटिंग है वो बड़ी है, वो उतनी ही बड़ी है। मतलब बड़ी मतलब वहां पे थोड़े से लोग हैं, यहां पे ज्यादा लोग हैं। तो ग्रोथ के मामले में टर्शियरी आ गए, प्रोडक्शन के मामले में टर्शियरी आ गए, बट इंप्लॉयमेंट के मामले में अपना एग्रीकल्चर आ गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब ऐसा है, टर्शियरी सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो कम है, सेकेंडरी सेक्टर में जो जॉब्स है वो कम है। समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात करें कि भाई एक्टिविटी बेस्ड, आप देखेंगे कि आपको 2 सेक्टर मिले, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो सेक्टर होता है जिसमें चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो, काम करना, लिमिटेड आवर्स है, सैलरी लिमिटेड डेट पे, टाइम पे मिल जाती है, पेंशन मिल रही है, मैच्योरिटी मतलब आपको पीएफ मिल रहा है, आपको सिक लीव मिल रही है, आपको ओकेशनल हॉलीडेज मिल रहे हैं, गेस्टेज हॉलीडेज पे छुट्टियां मिल रही है, आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, सब कुछ फिक्स है। लाला की दुकान नहीं है। अनऑर्गेनाइज लाला की दुकान, मन चाहा कभी भी निकाल देंगे, तनखे की डाइट मतलब तनखे की डेट नहीं पता है, सैलरी कितनी देनी है कितना नहीं, मालिक की सनद पर आज तुमको रखना है कि नहीं रखना है, ये सब। बात करें फिर 2 सेक्टर आते हैं अपना, जैसे प्राइवेट होता है और पब्लिक होता है। प्राइवेट और पब्लिक कैसा होता है? प्राइवेट मतलब वही टाटा, रिलायंस, पब्लिक मतलब सरकारी। प्राइवेट का एम है धन कमाना, पैसा कमाना, सरकारी का एम है ऐसा अपना जनता का वेलफेयर करना। बात करें जनता के वेलफेयर की, तो यहां पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो सरकार अपने जिम्मे में लेती है, जैसे अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, ये सब देना। इस सब के लिए प्राइवेट में एक प्रॉब्लम है, अगर प्राइवेट सर्विस दे तो दे, पर हाई चार्ज करेगा। आप अपोलो हॉस्पिटल चले जाइए, आप मैक्स मेदांता चले जाइए, बेड पे लेटते के साथ ही, लेटना नहीं चाहिए ना, लेटा देंगे, लेटिए भाई साहब, आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी यू है, वो कह रहा है ऐसा क्या? बोला हाँ लेटाओ, ले जाओ, इसको ऑक्सीजन लगाओ। सरकारी में जाते पड़ेगा भात, वहां पड़ेगा कोने पे, वहीं ग्लूकोज का लगेगा तोड़ा का, 150 रुपया की बोतल है, बस बैठा रहे। सरकारी से वो जैसे बंदा चेक करके आया, हाँ अच्छा हूं डॉक्टर साहब, फील अच्छा करो। बोले फील अच्छा नहीं है, ले 1 लाख रुपए का बिल। बोले आप डॉक्टर साहब हम लेटा हूं पूरी तरीका से, अब लेटाइए हमको। तो ऐसी मतलब क्या होता है, प्राइवेट आपको सर्विस तो दे सकता है, बट एट दी हाई रेट ऑफ
जो चार्जिंग है उनकी पावर है वो देता है। सरकारी उतना नहीं सोचता, इसीलिए बहुत सारी चीजें सरकार जो अपने अंडर रखती है, जैसे बेटर एजुकेशन, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब अपने पास रखती है। सरकार की एक ऐसी पहल थी, आपको देखेंगे राइट टू वर्क। राइट टू वर्क के अकॉर्डिंग ये था, मनरेगा जो आपने पढ़ा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें सरकार ने बोला हम सबको 100 दिन का रोजगार देंगे। मैंने बोला सर अगर नहीं दे पाए तो बोला जोगिंदर जी हम आपको पैसे भी देंगे। मैंने क्यों बोला, ये गारंटी हमारी है ना कि आपको गारंटी वर्क दे रहे हैं, नहीं दे पाए तो उसमें कमी हमारी, हम पैसा देंगे। मैं बोला बहुत बढ़िया। तो यही है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। समझ में आ गया? चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। प्राइवेट एंड पब्लिक समझ में आ गया। रिलायंस और सरकारी किस बेस पे करते हैं हम? किस बेस पे करते हैं हम बच्चों? ओनर ऑफ एंटरप्राइज, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज है। कोई फैक्ट्री मालिकाना है मतलब प्राइवेट है, कोई कंपनी सरकारी है, तो उसके ओनरशिप से पता चलता है कि उसका मालिक प्राइवेट है तो कंपनी प्राइवेट हो गई। कोई मालिक सरकारी है मतलब सरकार है तो सरकारी हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्राइज किसकी ओनरशिप के बेस पर हम पता करते हैं कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। जैसे अलग सर है, अब पीडब्ल्यू जो है वो क्या है, ओनरशिप देखिए क्या है, अलग सर सरकारी तो नहीं है, समझ रहे नहीं, प्राइवेट बंदे हैं, तो कंपनी कैसी होगी? प्राइवेट हो गई। ठीक है, वहीं पोस्ट ऑफिस है, कैसी हो गई? सरकारी हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई साहब। प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। कोई काम आप नेचुरल प्रोसेस से कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसे? क्या कहोगे बताओ? अभी भी समझाया भाई, मैं कहूंगा प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, क्या कहूंगा? प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर भी कहते हैं, राइट, एंड इट्स अलाइड सेक्टर भी कहते हैं, राइट राइट राइट। जल्दी बढ़ते चलिए। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? चलिए, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। ये तो होगी डेफिनेशन, प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, ये तो होगी डेफिनेशन। पर आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा मैं बिना समझाए नहीं जाऊंगा भाई साहब यहां से। जीडीपी क्या होता है? सुनिए, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब सीधी सी समझ लीजिए, आपके पास 3 सेक्टर है। आपके पास 3 सेक्टर है कि नहीं? खाओ मां कसम, है कि नहीं? 3 सेक्टर बिल्कुल है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ठीक है, ये तीनों सेक्टर है, राइट, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कसम खाइए, विद्या पढ़ाई कसम खाइए। 3 सेक्टर होते हैं। इस सेक्टर से भी कुछ प्रोडक्शन आती होगी, इस सेक्टर से भी कुछ प्रोडक्शन आती होगी, बिल्कुल सच बात है। इस सेक्टर से भी कुछ प्रोडक्शन आती होगी, बिल्कुल सच बात है। और इस सेक्टर से भी कुछ ना कुछ तो हम कमा के कर ही रहे हैं, सर्विसेज तो दे ही रहे हैं, ये भी आती होगी। अगर मैं इन तीनों की प्रोडक्शन को जोड़ दूं तो बनती है क्या? टोटल प्रोडक्शन, जिसको हम नापते क्या है? टोटल वैल्यू। क्योंकि हम सामान को तो नहीं करते कि ये मोबाइल लिया, ये लिया, हम वैल्यू निकालते हैं ना, उसकी वैल्यू क्या है। और वैल्यू भी किन प्रोडक्ट्स की? वैल्यू निकालेंगे बच्चों किन की? फाइनल प्रोडक्ट्स की। किसकी? फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू। हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते, हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे एक बात बताइए, कि आप जब कोई चीज खरीदने जाते हैं, आप उसका फाइनल पैसा देते हैं जो उस पर लिखा हुआ है, या फिर ये पूछते हैं कि इसका प्राइमरी में क्या खर्चा था, सेकेंडरी में क्या खर्चा था, टर्शियरी में क्या खर्चा है? मैं 3 हिस्से करके दूंगा। किया है किसी ने आज तक? नहीं किया होगा। आप फाइनल खर्चा दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? आप फाइनल खर्चा दे रहे हैं। तो फाइनल वैल्यू ऐड करते हैं तो जीडीपी पे आ जाइए। जीडीपी क्या है? इज द टोटल वैल्यू ऑफ, क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस होगा। बट कैसे? देखिएगा, चलिए, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, पर देखिए नीचे क्या लिखा है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया इंटरमीडिएट, तो हमको तो चाहिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऑप्शन हो गया ये। चलिए, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी दैट शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर बिल्कुल मानते हैं हाई रहा होगा। कितना रहा है वो बताना है। डाटा के हिसाब से 50 से 60% आपकी एनसीईआरटी में है। डाटा के हिसाब से 50 से 60% आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, कर लीजिए टिक। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। पानी पीना बहुत अच्छी बात है सेहत के लिए, पानी नहीं पिएंगे तो कैसे जिएंगे। चलिए, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी सेकेंडरी इज यूजफुल? एक्सप्लेन हाउ। पीएसटी में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांट दिया, ठीक है, कैसे फायदेमंद है? तो सुनिएगा, सबसे पहले एक तो इससे पता चल जाता है कि कहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन ईच सेक्टर। प्राइमरी में कितने, सेकेंडरी में कितने, टर्शियरी में कितने। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इससे यह भी पता चल जाता है कि भाई प्राइमरी कितना ग्रो कर रहा होगा, टर्शियरी कितना ग्रो कर रहा होगा, सेकेंडरी कितना ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, यह भी पता लगाना आसान है कि प्राइमरी में वर्किंग कंडीशन अच्छी है या सेकेंडरी में अच्छी है, टर्शियरी में अच्छी है। जिस कंडीशन में
भाई आदमी तो काम कैसे चॉइस करेगा, चॉइस ऐसे मिलेगी कि भाई आपको प्राइमरी में जाना है, बोला हाँ जाएंगे, पर कंडीशन खराब है, नहीं जाएंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू कैलकुलेट विच सेक्टर इज सपोर्टिंग मोर टू जीडीपी। हम तीनों का इंडिविजुअल प्रोडक्शन देख के पता लगा सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि टर्शरी बहुत ग्रो कर रहा है, टर्शरी बहुत ग्रो कर रहा है, पर हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी को, तो ये पता लगा सकते हैं करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, सही है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बढ़ते आगे, टर्शरी सेक्टर कैसे डिफरेंट है अदर से, एग्जांपल के थ्रू बताना है। देखिए पहली बात तो अगर मैं इसको ना पढ़ूं ना, आपको सिंपल समझाऊं तो टर्शरी बिल्कुल अलग है। प्राइमरी में कुछ बना है, सेकेंडरी में भी कुछ बना है, टर्शरी में कुछ बना नहीं है, सिर्फ जो बना है उसको आप तक पहुंचाया है या किसी प्रकार की सर्विस दी है। यानी कि टर्शरी सेक्टर इज द ओनली सेक्टर जहां पर आपको कुछ प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये जो सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर है, इट इज एडिंग मतलब हेल्पिंग अदर टू सेक्टर्स कि भाई ताकि वो भी ग्रो करें, ठीक है। हालांकि सब इंटरडिपेंडेंट है, तो टर्शरी सेक्टर दोनों से अलग है क्योंकि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। यहां पर आपको कुछ प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, यू डोंट प्रोड्यूस अ गुड। फॉर एग्जांपल जो गुड्स आपके प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में बने हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है आप तक ले जाने के लिए, होलसेल मार्केट में आने के लिए, रिटेल मार्केट में आने के लिए, तो वो जो ट्रक के थ्रू आएगा, वो जो डीसीएम के थ्रू आएगा, टेम्पो के थ्रू आएगा, रिक्शा के थ्रू आएगा, सर्विस सेक्टर है। बहुत बारी हमने देखा है कि जो सामान आता है वो गोडाउन में रखा जाता है, स्टॉक बना के गोडाउन में रखते हैं। गोडाउन क्या एक सर्विस एक तरह की सेवा है, ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू टॉक टू अदर्स। हमने किसान को फोन किया, भाई साहब आपसे हमें 4 बीघा में आलू चाहिए, हम टेंडर दे रहे हैं, पैसा, बातचीत, जो फोन किया, कम्युनिकेशन, चेक जो दिया, वो सब कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर का पार्ट है। इट ऑल्सो इंक्लूड सम मशीन सर्विस, जो कि आप देखेंगे जो यहां पर प्रोड्यूसर, जैसे आपकी टीचर है, लॉयर है, कॉबलर्स है, वॉशरमैन है, ये यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी को सपोर्ट तो नहीं कर रहे, बट ये आपके जीवन को हेल्प को, जो जीवन जीने में जो हेल्प है उसको कर रहे हैं। टीचर कितना जरूरी है आप सोचिए। टीचर आपको क्या लगता है, कुछ आपको प्रोड्यूस कर रहा है, आप में से कुछ निकाल के दे देगा बाहर, नहीं, क्या उसने कुछ प्रोड्यूस किया, भाई आपको क्या लग रहा है, हम क्या यहाँ कबूतर है जो अंडे देते हैं, हम ऐसे तो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेवा दे रहे हैं, हमने जो ज्ञान सीखा हम आपको सिखा रहे हैं जिससे आप बेहतर इंसान बन सके, तो ये यहां पर सर्विस है। लॉयर्स है जो चिल्ला रहा है, जज साहब ये गलत है, ये गलत है, तो ये क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं अपनी, है ना। चलिए आगे बढ़े। What do you understand by disguised unemployment and explain with an example each from the urban and rural areas। देखिए डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। एक जगह है वहां पे जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है उतने से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो जो ज्यादा फालतू के है ना वो डिस्गाइज्ड लोग हैं, डिस्गाइज्ड लोग हैं। एग्जाम्पल बताना शहरों में कैसे होता है। शहरों में डिस्गाइज ये होता है कि आदमी जो है काम करने जाता है शहरों में, कभी उसको काम मिला कभी नहीं मिला। जैसे अगर वो रेडी पटरी पर देखा होगा, दिन में 1-2 बार रिक्शा के लिए काम मिल गया तो ठीक है, पूरे दिन खाली रहता है। अब वो दिख तो ऐसा रहा है कि मतलब यार पता नहीं कितना काम कर रहा होगा, दिन में सुबह 10 चक्कर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पर काम तलाश कर रहा है, काम नहीं मिल रहा। गांव में आ जाइए तो वही किसानी, एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल, बाप बेटे माँ काम कर रहे हैं, पता चला एक और भैया आके खेत में काम कर रहा है, पूछा कि क्या करे, बोले काम कर रहे हैं, तो बोले तुम नहीं थे तब भी यहाँ इतना ही होता था, आज तुम आए हो तो भी इतना ही हो रहा है, तो भैया तुम्हारे आने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि अब पहले का 3 का काम 4 लोगों में बट गया और पहले 4 का काम 3 में बटा हुआ था, फर्क आप समझ सकते हैं। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये वो सिचुएशन होती है जहां पर लोग काम करते तो दिखते हैं बट अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। देखिए काम क्या होता है, काम वो होता है जिसका नतीजा कुछ निकले, है ना। आप पढ़कर जाएंगे, पेपर देंगे तो रिजल्ट आएगा, और कितना रिजल्ट आएगा ये आपके काम पर डिपेंड करता है। काम मतलब आपने कितना एफर्ट डाला, आपने 90% का एफर्ट डाला हो तो 90 ही आएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 60 ला दे या 100 ला दे, कोई नहीं ला सकता। जितना आप काम करेंगे, एफर्ट डालेंगे, उतना नतीजा आएगा। तो जब यहां पर क्या होता है, अगर 4 लोग काम कर रहे हैं तो 4 के हिसाब से रिजल्ट भी तो आना चाहिए, 3 के बराबर रिजल्ट आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि एवरीवन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। काम करते हुए सबके सब दिखेंगे, कोई आपको अनएम्प्लॉयड नहीं दिखेगा, पर आउटपुट नहीं आ रहा है। सो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसे कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, कि वो जो बेरोजगार छुप के घूम रहा है ना, तुम सब में पता नहीं चल रहा है। इन सच ए सिचुएशन क्या होता है, ज्यादा लोग काम करते हैं, जितनों की जरूरत है, 10 की जरूरत है, 15 लोग काम कर रहे हैं, फालतू है। शहरों में और गांव का फीचर वो समझ लीजिए एग्जाम्पल। गांव में देखेंगे तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल जाती है। लाइक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक परिवार में 7 लोग हैं, एक परिवार में 7 लोग हैं। अगर 3 आदमियों को निकाल भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये जो 3 लोग हैं ये एक्चुअली क्या है, ये फेस कर रहे हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब तुम्हारे निकालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो तुम वहां काम भी क्यों कर रहे हो। अर्बन एरियाज की बात करें, इस तरह की बेरोजगारी आपको ज्यादातर सर्विस सेक्टर कैसे मिलेगी, जो निचले स्तर के होते हैं, जैसे आपको पेंटर है, प्लंबर है, रिपेयर पर्सन है, ये सब है।
ये आपको रोज काम करते हुए मिलेंगे, पर कम कम। भाई दिन में अगर मान लो जैसे बंदा 8 घंटे काम कर सकता है, कोई आया साहब मुझे एक टूटी लगवानी है, बस एक पानी का टैप लगवाना है, अब वो पूरे 8 घंटे बैठ के थोड़ी उसको काम करेगा, 15 मिनट में काम किया खत्म, अब पूरे दिन काम नहीं है, अब पूरे दिन काम नहीं है। मोची है, आपने देखा होगा ज्यादातर मोची को खाली रहते हैं। अब मैंने तो अपने वहां पे देखा कि वो मोची पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, लोग नहीं होते पर वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। मुझे लगा बहुत भाई कमाई है बड़ी, बहुत बढ़िया चल रहा है। जब गया मैंने पूछा, बोला साहब खाली। तो मैं भैया सिल क्या रहा था तू फिर इतनी देर से? बोला अपनी चप्पलें सिल के ये बता रहा था ताकि सामने वाले को लगे बहुत काम है। बिजनेस अप्रोच क्लियर है ये? आगे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको यहां पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो चलो एक बार फिर से समझा देते हैं। मैं नहीं चाहता कोई चीज मजाक हो जाए। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल समझा रहा हूं आप लोगों को। क्या समझा रहा हूं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एक एग्जांपल ऐसे याद रख लो। 4 दोस्त चाहिए थे जिंदगी में, 10 बन गए हैं। 4 दोस्त चाहिए थे जिंदगी में, 10 बन गए हैं। जरूरत कितनों की थी? 4 की। बन कितने गए? 10। फालतू कितने हैं इनमें से? फालतू कितने हैं? 6। तो ये सब क्या है? ये डिस्गस्टिंग दोस्त नहीं है, डिस्गाइज्ड लोग हैं। ये छुपे हुए जो तुम्हारी दोस्ती में छुप कर जा रहे हैं। आइए फार्मिंग पे समझ लीजिए। ये फार्मलैंड है, ये फार्मलैंड है, ठीक है। और इस फार्मलैंड पर टोटल 5 लोग काम करते हैं। 5 पीपल काम कर रहे हैं। ये 5 पीपल का जो आउटपुट है, ये मान लीजिए 2000 टन है। मान लीजिए 2000 टन है, मान के कह रहा हूं, ऐसा नहीं, ठीक है। इस फार्मलैंड की जो फैमिली है उसमें टोटल 7 लोग हैं, टोटल 7 पीपल हैं, ठीक है। 5 तो ये रहे, 2 बाहर है। ये क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आउटपुट ठीक आ रहा है। अब हुआ क्या? सडनली ये जॉब चली गई, कोविड आया, चली गई। ये 2 लोग आके यहां काम करने लग गए। अब क्या है प्रेजेंट में? 7 लोग, 7 पीपल। आउटपुट बढ़ना चाहिए था, 7 लोग आए, आउटपुट बढ़ा 2001 टन, मान लो। नहीं हो रहा काम, पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे, तो बताओ आज भी बढ़ने से टन बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। तो ये 2 लोग जो एक्स्ट्रा आए हैं, ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा, ये क्या है? ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के शिकार है। इन पे काम नहीं था इसलिए यहां काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मान लो मैं पढ़ा लिखा हूं, बीटेक कर रखी है, पर मुझे मेरे हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही, मैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हूं। भाई ओपन मतलब खुली हुई, चैलेंजिंग रूप से दिख रहा हूं, मैं आपको दिख रहा हूं ना भाई। मैं कह रहा हूं मैं बीटेक हूं पर मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मैं क्या हूं? मैं पढ़ा लिखा भी हूं भाई, मैं क्या नहीं कर सकता पर नौकरी नहीं मेरे पास, तो मैं अनएम्प्लॉयड हुआ कि नहीं हुआ? इससे क्या होगा? इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा? भाई रिसोर्स खराब होगा। मेरे माँ बाप ने लाखों रुपया लगाया मुझे बीटेक पढ़ाने में, उसके बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं देश में बोझ बन रहा हूं। एक पढ़ा लिखा आदमी बोझ बन रहा है, गरीब का तो क्या होगा? ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होती है बच्चों? ये होती है जो क्लियरली आपको सोसाइटी में नजर आती है, जहां पर लोग आपको खाली दिखते हैं, जिनके पास काम नहीं है, बैठ के अपनी जिंदगी गिन रहे हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये छुपी हुई होती है, जहां पर जैसे खेत में लोग काम करते तो दिख रहे थे पर एक्चुअल में काम नहीं कर रहे थे। ओपन में साथ साथ दिख रहा है बेरोजगार है। जैसे आपने पूछा अपने चाचा के क्या करता है, भाई क्या कर रहे हो? बोले अभी एमकॉम हुई है और अब बोले खाली बैठा हूं 2 साल से। ओपन एम्प्लॉयमेंट है। एक बंदे का खेत में गए, हाँ चाचा कितने लोग काम कर रहे? बोले 10। बोले ये लो 2 और आगे काम करे, ठीक है चाचा। अब क्या कर रहे हैं? 12 लोग कर रहे हैं। कि कितना आउटपुट है? 10 में पूछा था 2000 टन, 12 में पूछ रहे हैं 2005 टन। बाबा ऐसा चाचा 2 लोगों से कितना बढ़ा? बोले कुछ नहीं बढ़ा। तो 2 लोग क्या है सर? बोझ है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। ओपन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? ग्रोथ आउटपुट इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आपका पढ़ा लिखा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, जो ज्यादा कमा सकता था वो नहीं कमा रहा है। और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? कोई ग्रोथ आउटपुट पे इंपैक्ट ही नहीं पड़ता। अरे तोरा होने से तोरा ना होने से कच्छु फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम नहीं थे तब भी 2000 टन था, तुम आ गए हो तब भी 2000 टन है, तो क्या फर्क है? क्या फर्क है? चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू एग्री? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। टर्शियरी सेक्टर जो है कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। कैसा अभिशाप है ये, कैसा झूठ बोल रहा है क्वेश्चन वाला, समझ रहे हैं क्या? कितना पाप लगेगा इस क्वेश्चन वाले को। टर्शियरी सेक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा है। हम यहां क्या शकरकंदी बेच रहे हैं? यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। तो नो, आई एम नॉट एग्री, यू आर ऑल्सो नॉट एग्री, ठीक है। तो सुनिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर की, खेती में जो प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन को आप तक पहुंचाना था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक पहुंचाना था, तो अपने आप
ट्रांसपोर्ट ट्रक की डिमांड होने लगी। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों ने बोला अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, सिनेमा हॉल चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, क्लब चाहिए, बेहतरीन शिक्षा चाहिए, सब मिला। तो ये सब सर्विस का पार्ट है। 5 डिकेड में आप देखेंगे कई सारी सर्विस आई हैं आईटी बेस्ड। आजकल देखो टेक्नोलॉजी बेस्ड आ गई है, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, इन सब की डिमांड थोड़ी की थी, आ रही है ना, पर लोग डिमांड करें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है ये भी सर्विस का पार्ट है। इंस्टाग्राम वाला आपको निकल गया, ऐसा कोई इंस्टाग्राम का हाई करने नहीं आता, अंदर से अंदर ही सब साफ है, ठीक है। कोई भी देश में आप जाएंगे जैसे सर्विस होती है, कुछ लाइक हॉस्पिटल, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विस, रोड, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, है ना, ये सब होता है। तो ये सब जो है सर्विस का पार्ट है। यहां पर आपको कुछ बना के दिया नहीं जाता, सिर्फ अपनी सेवाएं दी जाती हैं। ये सब टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो क्या टर्शरी सेक्टर ने कुछ नहीं किया है? अरे ये नहीं होते तो देश नहीं चलता, ट्रक टेम्पो नहीं होते तो सामान नहीं आता, टर्शरी सेक्टर में अच्छे एजुकेशन स्कूल नहीं होते तो हम नहीं पढ़ते, ना तुम्हें पढ़ाते। समझ में आ गई? समझ में आ गई? टर्शरी सेक्टर रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस सेक्टर जो इंडिया में है दैट एम्प्लॉयज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हु आर दीज? सर्विस सेक्टर का मतलब यहां पर है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर 2 तरह के लोगों को रोजगार देता है। वाओ, चलिए सुनते हैं। तो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कुछ लोग जो डायरेक्टली प्रोडक्शन को इंपैक्ट करते हैं और कुछ लोग जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते हैं। बात कहने का मतलब यह है, खेत था, खेत से आलू की बोरी, टमाटर की बोरी, दूध, अपनी भैंस इधर से उधर ले जाना, जो बाकी जितना भी प्राइमरी एक्टिविटी का सामान है वो सेकेंडरी सेक्टर तक, टर्शरी सेक्टर तक कैसे पहुंचा? ट्रक टेम्पो से पहुंचा था, राइट? गोडाउन थे, अगर इन सबको हटा दूं तो ना ट्रक है ना टेम्पो है। एक इमेजिन कीजिए कैसी सिचुएशन, ना ट्रक है ना टेम्पो है ना गोडाउन है ना क्या है। खेत में आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या करोगे भाई साहब? ज्यादा प्रोड्यूस करके सड़ जाएगा, गोडाउन नहीं है, और इनको यहां से लेके कौन जाएगा? किसान अपनी पीठ पे ढोएगा क्या? तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे? ये हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे प्राइमरी सेक्टर को? सो कर रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या है अब मुझे बताइए? अरे सर्विस सेक्टर में एटीएम आता है, बैंकर आता है, लॉयर आता है, टीचर आता है, डॉक्टर आता है, जज आता है, बहुत सारे कोबलर आते हैं, वॉशरमैन आते हैं, डाई करने वाले आते हैं, टेलर आते हैं। ये सब भी तो सर्विस पार्ट है, सर्विस पार्ट है। मैं टीचर, अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं तो खेती नहीं होगी, होगी। वकील अगर वकालत नहीं करेगा तो खेती नहीं होगी, होगी। डॉक्टर अगर डॉक्टरी नहीं करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर नहीं चलेंगे, चलेंगे। तो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलिए। वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, डू यू एग्री विद दिस व्यू? कर रहे हैं। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहां पे काम कितने से कितने बजे तक करना है, फिक्स्ड होगा। तनख्वाह कब मिलेगी, फिक्स्ड होगा। छुट्टियां बराबर मिलेंगी, फिक्स्ड होगा। मेडिकल लीव्स मिलेंगी, फिक्स्ड होगा। तनख्वाह में पीएफ कटेगा, फिक्स्ड होगा। सरकारी रूल रेगुलेशन सब कुछ चलेगा, फिक्स्ड होगा। टाइम पर प्रमोशन भी होगा, फिक्स्ड होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेड़ा गर्क होगा, कुछ नहीं होगा। क्या आप इस व्यू से एग्री करते? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वर्कर्स यहां पे एक्सप्लॉइट होते हैं। जैसे कि यहां पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो कि सरकार से पहले रजिस्टर्ड ही नहीं कराती। सरकार छोटी छोटी बड़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे आपके आसपास कोई फैक्ट्री होगी, गुड़िया के बाल बनाती हो, गुड़िया के शूज, गुड़िया होते ना खिलौने, उनके जूते बनाते हो, है वो सब है क्या? वो सब जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, ये जैसे हमारा ये ऐसा बियर्ड का है। अब मान लो कहीं ब्लेड इंडस्ट्री हो, कोई छोटी मोटी ऐसा बनाती हो लोकल में, सरकार ऐसी कई इंडस्ट्री पर नजर नहीं रख पाती है, क्योंकि ये स्मॉल होती है और जगह जगह बिखरी होती है, सरकार का ध्यान ही नहीं जाता। नेक्स्ट इज रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है। जॉब्स यहां पर कभी भी निकाले जा सकते हैं। तनख्वाह पेड जो कम होती है, ना यहां ओवर टाइम मिलता है, ना यहां कोई छुट्टी मिलती है। बनिया की दुकान नहीं देखी? अगर तू सुबह नहीं आया ना टाइम से तो तू आइयो ही मत। A lot of also depend on the whims of employer. Whims of employer मतलब उसकी सनक पर। मन करता है तो बेरोजगार से, मतलब मन करता है तो अपने कर्मचारी से, आप बेटा चाय पिए, पी लेंगे मालिक। और जिस दिन सनक चढ़ी हो, ऐसा है चुपचाप काम कर, चाय तुझे तब मिलेगी जब तू पहले 10,000 की सेल कर देगा मेरे लिए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सब रीजन है जहां पर एक्सप्लॉइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ओनरशिप के बेस्ड पे है तो प्राइवेट एंड पब्लिक, कंडीशन के बेस्ड पे है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहां पे काम की टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सर आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करेंगे, आपकी तनख्वाह ये रहेगी, इतने तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी, आपको मेडिकल छुट्टी मिलेंगी, आपको ये सब मिलेगा, वो होता है। गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई एक फिक्स टाइम तक वर्क करेंगे, 10 से 6 मतलब 10 से 6, अगर 6:30 हुआ तो ओवर टाइम मिलेगा। आ जाइए यहां पर, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, तनख्वाह का पता नहीं, ओवर टाइम करना पड़ेगा, तनख्वाह मिलेगी नहीं, ओवर टाइम करो ना छुट्टी मिलेंगी ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं होता। इसका जस्ट अपोजिट है अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है? क्लियर है। तो चलो आगे। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कंपेयर करना है तो आप दोनों को कंपेयर, वही सेम आंसर लिख सकते हैं।
वहां पर वर्क रेगुलर होता है, यहां इररेगुलर होता है। वहां टाइम पीरियड जो है फिक्स्ड होता है, कितने टाइम तक आपको मतलब नौकरी करनी है वो फिक्स्ड होता है। सैलरी किससे मिलेगी ये फिक्स होता है। सरकार के अंडर रजिस्टर्ड है, यहां सरकार के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ओवर टाइम मिलता है, ओवर टाइम नहीं मिलता है। पेड लीव मिलती है, पेड लीव नहीं मिलती है। मेडिकल लीव मिलती है, मेडिकल लीव नहीं मिलती है। सारी छुट्टियां मिलती है, यहां नहीं मिलती है। समझ गए? आगे चलते हैं। नरेगा का ऑब्जेक्टिव बताना है, क्या फायदा था। देखिए नरेगा कन्वर्ट हुआ, बस आगे एमजी लग गया, महात्मा गांधी। ये 2005 में एक्ट आया था। इसके हिसाब से जो व्यक्ति काम करना चाहता है, जो काम करना चाहता है, जो एबल है, जिसकी इच्छा है, उसको सरकार गारंटीड 100 डेज ऑफ नौकरी देगी। अगर सरकार ने नहीं दिया तो सरकार उसके बदले अलाउंसेस देगी, क्योंकि सरकार ने आपको साथ वायदा किया था। यह इसलिए किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार में इन्वॉल्व हो सके। खाली बैठ के पत्ते खेलना, क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होना, लड़कियां छेड़ना, सीटी मारना, फालतू के काम करना इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। सॉल्यूशन इज रोजगार दो। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि राइट टू वर्क इंप्लीमेंट होगा 625 डिस्ट्रिक्ट में। आज ये 650 के आसपास आ गया है। सरकार ने जो राइट टू वर्क है 625 डिस्ट्रिक्ट में जाहिर किया कि भाई सबको काम करना आ जाओ। तो लोग जितने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होगा उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आई होप क्लियर है। मैं पीछे हट जाता हूं, चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन देम अप। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट मतलब एक इंडिविजुअल का सेक्टर, जैसे आपके रिलायंस, जैसे आपके टाटा, जैसे आपके अडानी, जैसे आपके आदित्य बिरला, जैसे आपकी आईसीआईसी बैंक, जैसे आपका एक्सिस बैंक। सरकारी की बात करें, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विस है कई सरकारी। उसके अलावा आपका जो है जुडिशरी सर्विस हो गया। उसके अलावा आपका कई सारी ऐसी सर्विस है, कई सारी सर्विस है। तो यहां पर बहुत सारी सी चीजें हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल। अब मान लीजिए एक रोड आपके यहां से बनना है, अगर वो प्राइवेट हो, फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेस वे, टोल देख लीजिए प्राइवेट पे चलने का क्या मजा है। वहीं एनएच पे आ जाइए, नेशनल हाईवे पे, टोल भी कम है, रोड भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, खराब भी मिल जाता है, वो भी है। तो बहुत सारी सर्विस हैं जो कि लोग इकट्ठे रूप में चाहते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनको सस्ते में नहीं दे सकता। दे नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी। इन चीजों को करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, कई सारी अदर तरीके की सुविधाएं देनी है। तो पैसा प्राइवेट खर्च तो करेगा, खर्च तो कर सकता है नो डाउट, बट उसको रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो खर्च नहीं करेगा। तो इन सब के लिए चाहिए बड़ी खर्च इन्वेस्टमेंट, जो कि प्राइवेट के तो एक पहली तो बात बस की नहीं है। सरकार से बड़ा थोड़ी है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूजेस द फैसिलिटी इज नॉट इजी। अगर प्राइवेट को यह काम मिल भी गया, प्राइवेट ने काम कर भी लिया, एक एक आदमी से टैक्स वसूल करना, एक एक आदमी से आपने जो कलेक्शन करना इज नॉट इजी टास्क। 140 करोड़ की आबादी में आसान नहीं है। सो एट द एंड इफ दे डू प्रोवाइड दिस थिंग दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज। और अगर जैसे तैसे कर भी दे, अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दे, प्राइवेट कॉलेज की फीस देख लो और सरकारी कॉलेज की फीस देख लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 11-12 हजार रुपए में बैचलर डिग्री हो जाती है, प्राइवेट में जाइए 40-40 हजार रुपए का फर्क क्लियर है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस है, रेलवेज है, पोर्ट हार्बर्स है, बिजली बनाने का काम है, ये सब जो काम है सरकार के हैं। इसलिए कोशिश की जाती है कि गवर्नमेंट इनको ले, क्योंकि ना तो हमारा जीवन इनमें से किसी के बिना भी चल सकता है। जो हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है उन सब कामों को सरकार अपने अंडर ले, ताकि हमें सस्ते रेट में मिले। मेडिकल फैसिलिटी देख लीजिए, बीमार होते हैं तो आपके पास दो चॉइस है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए चाहे प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट में जाते के साथ ही नहीं जाओगे ना तो दरवाजे से सिस्टर हाथ पकड़ खींच लेगी, आजा आजा इमरजेंसी में आए, 500 रुपए फीस है, आओ चेकअप करने के, सिर्फ थर्मामीटर मुंह में डालने के और आपको सिर्फ 2 नजर ऐसे टुकुर टुकुर देखने का 500 रुपए ले लेती है। मेरे साथ हुआ ऐसा, मेरे साथ हुआ। सरकारी में गए, सबने टुकुर टुकुर देखा, बोला इसको देखने नहीं, फिट आदमी, क्या कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही खड़ा है बस। तो मैं थोड़ी देर में वैसे ही ठीक हो गया, डर के मारे, डॉक्टर ऐसे देख ही नहीं रहे। तो मजाक सही, पर रियलिटी यही है। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। पिछला एग्जांपल याद करो, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब सरकार देगी तो क्या देश का विकास नहीं होगा? क्या गरीबों को रोजगार मिलेगा तो देश का विकास नहीं है? गरीबों को मेडिकल फैसिलिटी मिले तो क्या देश का रोजगार नहीं है? बिल्कुल है। तो चलिए बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है प्राइवेट को। गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, बिकॉज विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर जो है कंटिन्यू नहीं कर सकता वो प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आपका बिजली, बहुत सारी, जैसे आपको रिलायंस की बिजली मिलती है, आपको टोरेंट की बिजली मिलती है, कई जगह अपनी दूसरी बिजलियां हैं अलग अलग राज्यों में, वो सब प्राइवेट है। अगर वो सरकार ये कह दे कि तुम बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपके पास मैं कह रहा हूं करोड़ रुपया हो, आप बिजली प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप सस्ती भी दे दोगे, पर सरकार नहीं करने दे रही, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। जो भी धंधा पानी चल रहा है वो सरकार की सपोर्ट से चल रहा है। जैसे कि बिजली है, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एज द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश
अब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज, बिजली जब आप प्रोड्यूस करें, बिजली प्राइवेट ने कर ली, प्राइवेट तो उस रेट पे देगा ना यार जिस पे उसको फायदा होगा, और अगर फायदा नहीं होता बिजली प्रोड्यूस क्यों करोगे? और आप चाहते हो कि आप बिजली प्रोड्यूस करें तो सरकार आपको सपोर्ट करेगी तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। कैसे? कि मैनी यूनिट्स, अगर सरकार सपोर्ट ना करे तो बहुत बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो बंद हो जाएंगी, दे माइट हैव शट डाउन। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे फर्ज बनता है क्या करे कि बिजली को प्रोड्यूस करवाए, उनके साथ उनको सप्लाई करवाए उस रेट पर जिसपे ये इंडस्ट्रीज अफोर्ड कर सके। मान लो ऐसा इंडस्ट्रीज किसकी है? इंडस्ट्रीज मान लो भारत में आके है, भारतीय लोगों ने खोली है, भारत का आदमी व्यापार करना चाहता है, भारत का आदमी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देना चाहता है देश की डेवलपमेंट में ना, तो वो ये कह रहा है कि साहब मुझे लोन दे दो, सरकार बोलेगी ठीक है लोन ले लो। साहब मुझे यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, साहब बिजली प्रोड्यूस करने के लिए कुछ डैम वैम बनवा दो, बनवा देगी सरकार। साहब कॉस्ट थोड़ी हाई बैठ रही है, कुछ मदद हो जाती तो ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये सरकार जो है अपने बेस पे कुछ बियर करेगी। 100 रुपए की चीज है, वो कह रहा है साहब मेरे को 100 रुपए लग रहे हैं, मेरे पास 70 रुपए है, मैं देश की डेवलपमेंट चाहता हूं, पर तो सरकार बोले ठीक है 30 रुपए हम देंगे, कर तू शुरुआत, कर शुरुआत। तो सिमिलरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है भाई, किसान ने बोला मैं गेहूं और राइस प्रोड्यूस तो कर दूं, पर यार खरीदेगा कौन? तो सरकार ने बोला कि हम खरीदेंगे, आप प्रोड्यूस करो, हम उसे गोडाउन में रखेंगे और सस्ती रेट पर भी बेचेंगे लोगों को। तो दो फायदे हो गए, उगाने वाले के भी इज्जत बच गई और खाने वाले के पेट से भूखमरी बच गई। तो रनिंग प्रॉपर स्कूल, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, रोड, सड़क, बिजली, पानी, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कि सरकार की जिम्मेदारी है और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में होती है। ठीक है, ठीक है, देख लिया, आगे चलते हैं। हो गया, तो मैंने आपको बता दिया है, आपको जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जरूर याद रखना है, आपको ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर याद रखना है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, डायरेक्ट बनते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का याद करना है, टर्शियरी सेक्टर का तो खासकर फोकस रखना है बस, और ही क्या है। सो बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी एंजॉय करिए अपनी सारी रिवीजन क्लासेस को। मिलते हैं अगली बार। मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए क्योंकि जब जब मुस्कुराया है आदमी तब तब मुस्कुराया ऊपर वाला, और दिन बदले हैं तो इस दिन बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर इस मुस्कुराहट के साथ बनाए रखिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।